Hello everyone, this is class of पार्ट 2 पॉलिटी रिवीजन। और पार्ट फर्स्ट आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि सारे जो एकदम शॉर्ट करके रिवीजन के हिसाब से आपकी वो क्लास बनाई गई थी, उसको आपको क्या है कि ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। उसमें कुछ रिवीजन के लिए मैं अभी बता देता हूँ कि जो रेगुलेटिंग एक्ट शुरू हुए 1773 से, उसके बाद आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ये तो ध्यान रखना है कि जो सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ से शुरुआत हुई, फिर सेंट्रलाइजेस्ट हाईएस्ट कहाँ पे हुआ, फिर वापस डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ से हुई, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और जो डबल गवर्नमेंट थी वो किस रेगुलेटिंग एक्ट में था। उसके अलावा मिशनरी और पश्चिमी शिक्षा का प्रचार कहाँ से हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य कैसे कैसे कहाँ पॉलिटिकल था, कहाँ पे ट्रेड मोनोपोली थी, कहाँ ट्रेड मोनोपोली एंड हुई। उसके अलावा जो लॉ कमीशन बने और ओपन एग्ज़ाम की शुरुआत कहाँ से की गई, प्रयास कहाँ किया गया पहले। उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ किस में बनाया गया, किस एक्ट में गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई गई, किस में गवर्नर जनरल को वीटो दिया गया। तो ये सभी कुछ पॉइंट थे इम्पोर्टेंट पिछली क्लास में। रिवीजन के लिए आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये इसको लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अब आज की शुरुआत करते हैं रिवीजन की क्लास कुछ इसी ढंग से कि जो 1853 का एक्ट था चार्टर, तो उसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो बहुत शॉर्ट रिवीजन की क्लास है, ज़्यादा समझ बेस्ड के लिए इसको फुल ढंग पूरा विस्तृत रूप से समझना पड़ रहा है, तो बहुत सिंपल है। 1853 में क्या क्या किया गया कि फर्स्ट गवर्नर जनरल काउंसिल, जिसमें लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव दोनों को अलग अलग सेपरेशन किया गया, उनके फंक्शंस को। एक्टेड एज ए पार्लियामेंट मॉडल। तो जो मॉडल पार्लियामेंट होती है ना, वो क्या होता है कि जो कानून बनाने का काम करती है और कानून को एग्जीक्यूट करने का काम करती है कार्यपालिका। तो ये उस 1853 में पहली बार ऐसी किया गया, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी ना, उसके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग किया गया। तो ऐसे मान सकते हैं कि उसने एक मतलब पार्लियामेंट का मॉडल फॉर्म सर्वप्रथम इस एक्ट में आया। केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई जो इसको विधान बनाने के लिए। तो अगला है कि ओपन भर्ती व्यवस्था का जो प्रयास पहले 1833 में किया गया था, उसका इसमें आरंभ हो गया, इस समय प्रारंभ हो गई। और मैकाले समिति बनाई गई, मैकाले को नियुक्त किया गया अध्यक्ष इसको देखने के लिए। फिर अनलिमिटेड पावर एक्सटेंड की गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो राजनीतिक रूप से उसको पहले 20-20 वर्ष के लिए एक्ट बनाया, इसमें अनलिमिटेड किया गया। केंद्रीय विधान परिषद में 6 में से 4 स्थानीय सदस्य लिए गए। अब ये हिंदुस्तानी नहीं है ऐसा कुछ, वो अब आगे देखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट थे। अब अगला है एक्ट ऑफ 1858। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1857 के बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किए गए, क्योंकि एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ तो अंग्रेज उस समय जागे थे। तो इसमें पहला परिवर्तन ये किया कि क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल मामले देखती थी, डायरेक्ट थोड़ा पॉलिटिकल वो आधिपत्य अपना दिखा रही, पर इसमें डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। और जो गवर्नर जनरल वाइसराय कहलेंगे, अब वो ताज के प्रतिनिधि है, अब वो किसी कंपनी के वो नहीं है, ताज का प्रतिनिधि तो वाइसराय। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त किया गया। याद रखना ये किस एक्ट के तहत ये बनाए गए थे। और एक भारत सचिव नाम का नया सदस्य बनाया गया, जो इंग्लैंड में कैबिनेट सदस्य था पार्लियामेंट में, तो वो भारत सचिव था और भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण उसकी शक्ति थी। और उसकी सहायता के लिए उसकी 15 मेंबर परिषद थी, भारत परिषद। और परिषद भारत में और इंग्लैंड में मुकदमा दर्ज कर सकती थी, और हम भी उस पर मुकदमा। तो एक तरह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया था, और प्रॉपर्टी, रिलीजन, फ्रीडम आदि अधिकार दिए। तो बाकी तो जो तुष्टिकरण की राजनीति थी, नरेशों को खुश करने के लिए क्या क्या, वो आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, लेकिन पॉलिटिकल के लिए खाम के ये चीज़ें थी। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1861। कानून बनाने की प्रक्रियाओं और भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत। सर्वप्रथम जो विधान परिषद होती है, जो कानून बनाने का काम करती है, उसमें भारतीयों को शामिल
किस एक्ट के तहत किया गया? वो भारत परिषद अधिनियम 1861 था। इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया जो गैर सरकारी थे। भारतीय महाराजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, इन 3 भारतीयों को शामिल किया गया कानून बनाने की प्रक्रिया में। और इसमें पुनः विकेंद्रीकरण शुरू, प्रांतीय व्यवस्था, इसमें प्रांतीय व्यवस्था शुरू की गई। विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया 1833 में शुरू, वापस हाईएस्ट भी थी, उसके बाद वापस धीरे धीरे कम होने, तो इसमें क्या है कि प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई। प्रांतों के लिए प्रांतों को वापस विधायी शक्तियां दी गई। पहले विधायी शक्तियां बंगाल, केवल बंगाल के पास रही थी, जो बॉम्बे और मद्रास को छीन ली थी, तो अब इसमें वापस दी गई। और 3 विधान परिषद जो बंगाल में 1862 में बने, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1868 में और पंजाब में 1857 में विधान परिषदें बनाई। और वायसराय को अधिक शक्ति, अध्यादेश 6 महीने के लिए जारी कर सकते, तो ये वायसराय को शक्ति दी। और पोर्टफोलियो सिस्टम इसमें शुरू किया गया। तो अध्यादेश और पोर्टफोलियो सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। प्रांतों को स्वायत्तता देने वापस शुरू की, विधान परिषदें बनाएगी, भारतीयों को शामिल किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है कि रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है इससे, क्योंकि पोर्टफोलियो मतलब मंत्रियों को एक अलग अलग विभाग दिए गए, तो अब मंत्री की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस विभाग से रिलेटेड काम देखें, और उसकी जिम्मेदारी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। अगला देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इनमें केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद, अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी संख्या बढ़े 6 से 12, और जो सदस्य थे उनको बजट पर डिस्कस कर सकते थे, आस्क द एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते थे, लेकिन पूरक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। ये पब्लिक इंटरेस्ट तक सीमित थे। सिफारिशों पर कुछ नियुक्तियां की जाती थी, जैसे वायसराय, बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, और ना एक तरह से नामांकन की प्रक्रिया होती है, सीमित है, और अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था है, लेकिन बहुत सीमित तरीके से, और इसमें नामांकन की प्रक्रिया ये सिफारिशों पर। उसके बाद है भारत परिषद अधिनियम 1909। केंद्रीय विधान परिषद आकार में वृद्धि की गई। इसमें संख्या जो 1892 6 से 12 तक थी, इसमें 16 से लेकर 60 तक। इसमें सदस्य पूरक प्रश्न पूछ भी सकते थे, और बाकी जो डिस्कस बजट तो कर ही सकते थे, पहले भी दे दिया वो तो, और प्रस्ताव पास कर सकते थे। केंद्रीय सरकारी बहुमत विधान परिषद में सरकारी बहुमत अभी भी बना रहा। प्रांतों में क्या गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखने की अनुमति देगी, लेकिन केंद्र स्तर पर सरकारी बहुमत ही बना रहा। और इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस, उसमें केवल 1892 में केवल वो नामांकन की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत है जो 1909 में हुई। और पहली बार वायसराय कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य, ये याद रखना है कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया में कौन से एक्ट में शामिल किया गया, वो तो 1861 में 3 भारतीयों को शामिल, लेकिन जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव थी, उसमें पहली बार किसी सदस्य को शामिल किया गया, वो तो सत्येंद्र सिन्हा, इसमें ये विधि सदस्य थे। और एक बहुत बड़ा इसमें था कि सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की कि मुस्लिम ही मुस्लिम को चुनेंगे। फिर प्रेसिडेंसी, कॉमर्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय आदि भी वो अपना प्रतिनिधि भेज देते। तो ये था भारत परिषद अधिनियम, और इनको अच्छे से याद करना, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको यूपीएससी में। आप ढंग से इनको रिवाइज करो, आपने समझ रखा है तो आपके इनसे बाहर नहीं मिलेगा। ये सारे शॉर्ट पॉइंट थे। अगले वीडियो में और अच्छा और बनाएंगे।